बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 10 है। डीसी मशीन्स हमारे पास सबसे लास्ट चैप्टर है इस बुक का, जो कोर्स के अंदर इंक्लूडेड, बाकी चैप्टर्स भी हैं लेकिन कोर्स के लिहाज से हम पावर के स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल चैप्टर नंबर 10 ही करें, जो है वो इत्तफाक करते हैं। इससे आगे भी है, चैप्टर नंबर 11 भी है, 12 भी है, लेकिन चैप्टर नंबर 10 बेसिक है डीसी मशीन्स का। तो डीसी मशीन्स बहुत कॉमन है, लेकिन इससे पहले कि डीसी मशीन्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो शायद लेक्चर्स में भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ कि डीसी मशीन्स वैसे होती नहीं है, कोई चीज़ भी डीसी नहीं, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है कि डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज उसके अंदर नहीं होता। तो सारी की सारी मशीन्स फिनोमिना के लिहाज से एसी ही होती हैं, लेकिन कन्वर्टेड होती हैं। क्या होती हैं? कन्वर्टेड होती हैं। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस लगाया जाए तो कन्वर्टर्स लगाए होती हैं, तो वो क्या डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम इसको मैकेनिकली देखे जाएं तो हमारे पास जो है वो कम्यूटेटर लगा हुआ होता है डीसी मशीन्स के अंदर, जो मैकेनिकल रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया। और कॉमन एप्लीकेशंस आप देखते हैं रोड पे, वो जो कार पिकर होता है, कार को जो गलत होती है रोड पे पार्क हुई होती है उसको उठा देता है, तो उसके अंदर क्या है? डीसी मशीन्स। पहाड़ों के अंदर जो है वो क्रेन्स होती हैं, क्या उनके अंदर क्या होता है? डीसी मशीन्स। तो बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है डीसी मशीन्स की, वास्ट एप्लीकेशंस है, वास्ट एप्लीकेशन, बहुत बड़ी रिसर्च का हिस्सा है डीसी मशीन्स पे, जो हो गया है और करंटली और भी इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हम चीजें देखते हैं। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव्स की बहुत बड़ी, जो डीसी ड्राइव्स बहुत बड़ी ब्रांच है हमारे पास रिसर्च की, जिसे कहते हैं एक एसी ड्राइव्स है और एक डीसी ड्राइव्स है। डीसी ड्राइव्स को, डीसी मैकेनिज्म को पूरा का पूरा एप्लीकेशन के लिहाज से कैसे कंट्रोल किया जाए, सच एज रोबोट्स में इस्तेमाल होता है, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल, पल्प, पेपर, स्टील मिल्स, ऑयल ड्रिलिंग रिग्स एंड माइनिंग, बहुत बड़ा इस्तेमाल। देयर आर यूज एक्सटेंसिवली ऑटोमेटिक सिस्टम्स एंड रेल रोड्स पे भी होती है, रेलवेज के अंदर भी बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है जी। डीसी मोटर्स कैन डेवलप रेटेड टॉर्क्स, ये जो एक कॉमन बात है जो इंपॉर्टेंट है, डीसी मोटर्स कैन डेवलप रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड्स फ्रॉम स्टैंड स्टिल टू रेटेड स्पीड। ठीक है जी। ये इनकी स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हाई होती है। डीसी मशीन्स का क्या डिफरेंस क्या होता है बनिस्बत बाकी मोटर्स के एसी मोटर्स के? ये स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई, their starting torque is high as compared to the other motor of the same rating। ठीक हो गया, ये थोड़ा आपके लिहाज से हो गया। डीसी जनरेटर्स however once the mainstay of electrical power system for large small industrial plants are being increasingly replaced by solid state devices। क्योंकि आगे डेवलपमेंट हो रही है तो एसी ड्राइव्स और डीसी ड्राइव्स पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है, that convert available AC to DC current for DC drive systems and other DC applications। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास ये फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन आर्मेचर रिएक्शन के लिहाज से इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे इसको जो एक्सप्लेन करेंगे वो आपको इसमें से जो बात समझाने की है वो इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, दिस इज द इक्वेशन, की इक्वेशन 10-12 से हम स्टार्ट करते हैं ताकि जरा सा आपको चीज समझ आ जाए। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डीसी आर्मेचर। ठीक है जी। जो रोटेटिंग डीसी के अंदर क्या होता है कि जो रोटेटिंग सेक्शन होता है ना, रोटेटिंग सेक्शन, उसे हम कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं उसे? आर्मेचर कहते हैं। एसी के अंदर हम स्टेटर को कहते हैं, या डीसी के अंदर रोटेटिंग सेक्शन को आर्मेचर कहते हैं। रोटेटिंग पार्ट इज कॉल्ड एज आर्मेचर। EA is the EMF induced in the armature, that is equal to N is the speed of the DC motor। रोटेटिंग सेक्शन की जो स्पीड होती है वो कपल्ड हुई होती है आगे जो भी जिस मैकेनिज्म के साथ। 5P is the pole flux and kg is the machine constant। ये इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। डीसी फॉर बोथ मोटर एंड जनरेटर इस्तेमाल होती है और ये बहुत बेसिक इक्वेशन है, याद रखिए। ये सारे आगे तक चलेगी, एंड तक। EA is equal to induced EMF in the rotating section of a DC is equal to N speed, 5P is the pole flux and kg is the machine constant। ठीक है जी। अब यही इक्वेशन के लिहाज से 10-12 के लिहाज से ये प्रॉब्लम भी आपके पास है। ये प्रॉब्लम आसान है, सिर्फ उसमें वही बात जो चैप्टर नंबर 1 में बताई थी कि जब आपके पास एक रेटेड कंडीशंस हो
उस पे डाटा गिवन हो, मशीन का, मोटर का, जनरेटर का या ट्रांसफार्मर का, और अगर नई चीज चेंज हो रही है उसके अंदर और चेंजेस वैल्यूज में से एक नई चीज पूछी हुई है तो हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है से, और अननोन निकाल लेंगे। सेम केस यहां पे भी अप्लाई हुआ है। 6 पोल डीसी मोटर है, इसका मतलब है अगर रोटर है, स्टेटर है, जो भी, उसका मैकेनिज्म क्या है, पोल्स कितने हैं 6, 50 किलोवाट। किलोवाट का मतलब ये हुआ कि इनपुट इसको 50 किलोवाट मिलती है। डीसी मशीन ऑपरेटिंग एट 1180 आरपीएम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रोटेटिंग सेक्शन की जो स्पीड है रोटेटिंग सेक्शन की वो 1180 आरपीएम है। हैज अ जनरेटेड ईएमएफ ऑफ ईए, जनरेटेड ईएमएफ ईए पहली कितनी है 136.8, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या है, रेटेड उसकी वैल्यूज बता रहा है। इफ द स्पीड इज रिड्यूस टू, पहले ये रेटेड थी, ये स्पीड सारी रेटेड थी, अब रिड्यूस हो रही है 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे 1180 को तो आंसर आ जाएगा। एंड द पोल फ्लक्स इज डबल्ड, इसका मतलब 5p की कोई वैल्यू होगी, लेट्स सपोज 5p की कोई वैल्यू है 1, रेटेड में यहाँ पे नॉन नहीं है तो अननोन होगी, तो अननोन रेटेड में क्या लेंगे 1 ही लेंगे। इस डबल का मतलब है 1 से अब 2 पे चला जाएगा। फाइंड आउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ EA2 मांग रहा है, EA1 ऑलरेडी गिवन है रेटेड पे, EA2 नहीं पता, डिवाइड करके निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टेंगुलर वोल्टेज, ये हमने कराया नहीं है, छोड़ दें इसको। सो EA1 लिख लेंगे, EA2 से डिवाइड कर लेंगे, अननोन्स लिख लेंगे और ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 5p आ जाएगा, ये 5p ले लेंगे, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया तो भी ठीक है, 5p ले लिया और 2 5p ले लिया तब भी ठीक है, आंसर सेम आएगा, 205.2 वोल्ट आएगा। ये एग्जांपल 10.1 है, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस केस। अच्छा 10.3, द मेन पार्ट ऑफ द डीसी मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। Commutation is the mechanism, इससे पहले commutator is the you can say that a mechanical switch. Commutator is the mechanical switch that converts AC into DC. This mechanism of converting AC into DC is called commutation. The rectangular shaped voltage waveform generated within a DC armature is changed to a unidirectional voltage in the load circuit by means of a mechanical switch, mechanical rectifier, that is called as a commutator, mounted on the armature shaft. Rotating section के ऊपर होता है ये commutator, बताएंगे भी आपको फिगर 10.5 में, ठीक हो गया। यहाँ पे और जो चीज बतानी है आपके लिहाज से वो ये है कि the generated voltage within the armature coil changes direction every 180 degrees of the rotation, but the voltage in the external circuit remains in the same direction. The rotating commutator switch जो है mechanical part जो है rotating part is the mechanical part, and the stationary brushes जो उसके ऊपर होंगी constitute a rotary switch that provides a switching action called commutation that switches the internal alternating voltage. देखिए internal alternating voltage का मतलब क्या हुआ कि अंदर मैकेनिज्म सारा का सारा कौन सा है, AC है, लेकिन आगे स्विच कन्वर्ट कर रहा है DC में, and the current of an AC generator to DC voltage and direct current in the external circuit. ये हमारे पास बताया हुआ है इसके अंदर फिगर, ये 10.5 है, इसको जरा गौर से देखना है। ये हमारे पास देखें पोल्स हो गए, स्टेटर के पोल्स हो गए, हम कह सकते हैं कि these are poles नॉर्थ एंड साउथ। ये हमारे पास आर्मेचर है, इसको कहते हैं रोटेटिंग सेक्शन और आर्मेचर, रोटेटिंग सेक्शन और दी आर्मेचर। अब ये आप देख सकते हैं कि इस आर्मेचर की एक जो कॉइल का एक सिरा है वो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसके साथ कनेक्ट हुआ है मैकेनिकल रोटरी स्विच। This mechanical rotary switch is called as commutator. This is called as the commutator. अच्छा एक ऊपर एंड एक सिरा ए का है, दूसरा है बी का, ए का ऊपर के साथ कनेक्टेड है और बी का जरा उसके साथ दूसरे वाले के नीचे के साथ गालिबन कनेक्टेड है। इस तरह का इसके साथ कनेक्शन है। उनके ऊपर क्या लगाया हुआ है, ये कार्बन ब्रशेज हैं या ग्रेफाइट ब्रशेज, ये कनेक्टेड है, ये आप देख लें कनेक्टेड है, ठीक है जी। अब ये कम्यूटेटर बेसिकली अगर ना हो तो हमारे पास क्या होगा कि ये स्विच का मैकेनिज्म नहीं होगा और वही हमारे पास एसी का फिनोमेना होगा। अब ठीक है, अब ये है कि हम कहते हैं कि ये इनिशियल डायरेक्शन इसकी ये है, इनिशियल विद रेस्पेक्ट टू पोल्स कॉइल की जो प्लेसमेंट है दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रल प्लेन, इसे न्यूट्रल प्लेन कहा गया है, ठीक है जी, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है जी, 0 डिग्री। 90 डिग्री पे आप ये देखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है,
0 डिग्री पे वर्टिकल, 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल, 180 पे क्या होगा, 180 डिग्री पे बी और ए रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 180 डिग्री हो जाएगा, सिर्फ रिवर्स हो रही हैं, बाकी ये 180 डिग्री जो है वो इनके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गए, लेकिन ये क्या है जी, रिवर्स हो गए। और फिर 270 डिग्री भी आप देख रहे हैं कि जैसा 90 डिग्री का इसका रिस्पांस था, पोजीशन की प्लेसमेंट थी, ऐसे ही 270 की भी हॉरिजॉन्टल हो गई। सो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री आर एनागुलस, दोनों सिमिलैरिटी है इनके अंदर। 90 डिग्री और 270 की आपस में क्या है, सिमिलैरिटी हो गई प्लेसमेंट के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू दी प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल इसका और वर्टिकल हमारे पास इसका है 0 डिग्री और 180 डिग्री का। अब अगर ये रोटरी स्विच ना होता, ये कम्यूटेटर का हिस्सा, ठीक है जी, और ये हमारे साथ जो है वो कॉइल्स के साथ कम्यूटेटर ना होता, तो हमारे पास चाहे 0 डिग्री हो, 90 हो, 180 हो, 270 हो, हमारे पास एसी ही आउटपुट में प्रोड्यूस होती। अगर जनरेटर होता और अगर मोटर होता तो भी ये एज अ एसी मोटर काम करती, लेकिन चूंकि कम्यूटेटर प्लेस हुआ है वो एज अ स्विच काम करता है। और इसका काम क्या है, इसको जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब देखें आप जरा गौर से कि हमारे पास 0 डिग्री पे देखें, 90 डिग्री पे देखें, ठीक है जी, 90 डिग्री पे देखें, फिर हमारे पास 180 डिग्री। अब 0 और 180 डिग्री केस एक है और 270 डिग्री है। अब आप देख रहे हैं कि ये स्विच तो 0 डिग्री से जब 90 डिग्री पे गया तो देखें कि यहां से इसकी वर्टिकल जो पोजीशन थी एकदम इसकी ऊपर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई, बिल्कुल हुई। लेकिन ये जो कनेक्शन बना हुआ था एक कॉइल साइड का ऊपर कम्यूटेटर के साथ, वो उसी तरह रहा, वो चेंज ना हुआ। फिर बी का जो 0 डिग्री पे कनेक्शन बना हुआ था इस कम्यूटेटर के एक हिस्से के साथ, फॉर एग्जांपल नीचे वाले के साथ, एग्जांपल समझ यहां पे नजर सही नहीं आ रहा, लेकिन चलो हम अज्यूम करते हैं कि नीचे के साथ वो उसी तरह 90 डिग्री पे भी नीचे रहा। इसी तरह जब 80 डिग्री पे जहा, 80 डिग्री पे गया तो बी का सिरा जिस पे था वो उसी तरह भी पहुंचे, चाहे वर्टिकल हुआ लेकिन रिवर्स हो गया। ठीक है जी, अब ये देखें कि ये वर्टिकल प्लेसमेंट, यहां पे देखें हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट 180 डिग्री पे फिर आउट हो जाएगा, 180 माइनस पे आ जाएगा 180 पे, और 270 पे फिर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। लेकिन बात से जो समझने की है कि इस कॉइल का जो एंड कनेक्शंस है, एंड कनेक्शंस, वो कम्यूटेटर के साथ चेंज हो रहे हैं, वो कम्यूटेटर के साथ चेंज हो रहे हैं। पर ये नहीं होता, पर इस तरह नहीं होता कि कम्यूटेटर का जो एक हिस्सा है, फॉर एग्जांपल ए का जो हिस्सा है, ऐसा नहीं हो सकता कि ए का जो एक एंड है वो 90 डिग्री में जाके कहीं और कनेक्टेड हो जाए। नहीं, वो इसके साथ परमानेंटली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कॉइल साइड चेंज होती है तो कम्यूटेटर के जो ये एंड्स हैं, ये जो ब्रश के साथ यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जब अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये सेम रहती है, इसके अंदर पोजीशन चेंज नहीं होती। लेकिन अगर इनके अंदर भी पोजीशन चेंज हो तो फिर ये एसी का फिनोमेना है। क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स डीसी। ठीक है जी, तो आउटपुट पे हमारे पास कॉन्स्टेंटली डीसी आती है। इससे पहले यहां पे इस बात को भी जरा देख लें तो कि हमारे पास जरा सा थोड़ी सी ये है कि समझने में आसानी हो जाएगी। यहां पे एक मिनट फिनोमेना को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले, स्मॉल पोल्स हम प्लेस करते हैं डीसी मशीन्स के अंदर, इसी तरह ये पोल्स एसी मशीन्स के अंदर भी होते हैं, वहां पे हमारे सामने डिस्कशन में नहीं आए। स्मॉल पोल्स कॉल्ड इंटरपोल्स और कम्यूटेटिंग पोल्स। इंटरपोल्स को आईपी के साथ डिनोट करते हैं, कम्यूटेटिंग पोल्स को सीपी के साथ डिनोट करते हैं। इंटरपोल्स और कम पोल्स, ये कॉमन नेम है इनका, आर लोकेटेड बिटवीन द मेन फील्ड पोल्स, इनके साथ प्लेस हुए होते हैं। क्या मकसद होता है इनका? द इंटरपोल्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द स्पार्किंग बिटवीन द ब्रश एंड द कम्यूटेटर। ये ब्रशेस हैं और ये कम्यूटेटर है, इनके दरमियान स्पार्किंग होती है जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास जो है वो इंटरपोल्स लगाते हैं, वो फील्ड जनरेट करते हैं जो इसको वो क्या करती है, कैंसल आउट करती है। ठीक है, यही काम आर्मेचर रिएक्शन के अंदर भी हमने देखा था, आर्मेचर रिएक्शन के अंदर भी, और यही काम हमने जब स्क्विरल केज थोड़ा सा डिस्कस किया था, रोटर या वाउंड रोटर, तो वो भी डैम्पिंग को ऑसिलेट खत्म करते हैं, जो ईएमएफ रिड्यूस होती है ऑसिलेशंस की वजह से, विच वुड अदरवाइज अकर व्हेन द मशीन इज लोडेड। तो मशीन लोडेड होगी, लाजिम है करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जब करंट ड्रॉन की वैल्यू होगी, स्पार्किंग की वैल्यू हाई हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम बन सकते हैं। ये हमारे पास ये फिनोमेना हो रहा है इसका। एक चीज इसमें मजीद जो यहाँ पे आई एक्सप्लेन करने की थी वो मेरे ख्याल में
as shown figure 10.5, generated voltage within the armature coil changes direction every 180 degrees electrical of the rotation. ये भी मैंने बताया 0 और 180 डिग्री कॉमन है, 90 to 70 सेम है, but the voltage in the external circuit remains in same direction. वो चेंज नहीं होती, वोल्टेज चेंज नहीं होगी. जब वोल्टेज चेंज ही नहीं होती तो कॉमन जो एंड्स मैंने बताए थे उसके साथ कनेक्टेड है कम्यूटेटर के साथ, वो भी उसके साथ चेंज होते हैं, पर वो अपनी जो कनेक्शन है वो चेंज नहीं करते. ठीक है जी, वो जिस तरह वो रोटेट करता है कम्यूटेटर साथ वो भी रोटेट करते हैं. But the voltage in the external circuit remains in the same direction. The rotating commutator and stationary brushes constitute a rotary switch that provides switching action called commutation. That switches the internal alternating voltage and the current of the AC generator to DC voltage and DC current in the external circuit. When the coil is rotating through the neutral plane as shown in figure 10.5a, जो 0 डिग्री और C डिग्री का है, 0 और 180 डिग्री का है, it is shorted by the brushes since the coil sides are not cutting flux. Coil sides are not cutting flux. However, no armature voltage is generated and no short circuit current occurs. Since the coil sides are not cutting the flux, however, no armature voltage is generated and no short circuit current occurs. अब ये देखें कि ये नो फ्लक्स इज कटिंग, यहाँ पे नो फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू ये है कि बी डॉट ए फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा. ठीक है जी, थीटा इज 90 डिग्री, कॉस फाई इज इक्वल टू 0. जब फाई 0 होगा तो ई ए क्या होगा, 0 होगा, इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा. 0 और 180 डिग्री, ए और सी आपस में क्या है, कॉमन है. और इसमें देखें ये शॉर्टेड है, कहता है शॉर्टेड है. ठीक है जी, और इसकी पोजिशनें देखें 90 डिग्री की और 270 डिग्री की, बी और डी के, ये आपस में क्या है, सेम है. इससे आगे हम इसकी जरूरत नहीं है, ये सारा हम उसके अंदर डिटेल से स्टडी कर चुके हैं जो मैकेनिज्म है उसका. 10.7 से स्टार्ट करते हैं, सिंपल मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें चीजें आसान समझ में आ जाए. बेसिक डीसी जनरेटर. ठीक है जी, हमारे पास देखें जरा तवज्जो के साथ, जनरेटर है, एक्सटर्नल प्राइम मूवर है जो उसको रोटेट करवाता है एक स्पीड पे. अंदर क्या है, इसके रोटेटिंग सेक्शन है जिसे आर्मेचर कहते हैं. उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो ईए होगी, आगे रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर है, फिर आगे जो है वो लोड साइड पे ये पावर जनरेट करता है. ठीक है, अब चूंकि हमने एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड की है, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड की है बैटरी के थ्रू, रियोस्टेट के थ्रू, और उस जो सोर्स प्रोवाइड की है फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए. क्या सोर्स प्रोवाइड की, किसके लिए, फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स प्रोवाइड की है. उसे कहते हैं हम फील्ड रेजिस्टेंस से उससे लिमिट करते हैं उस करंट को, तो इसे कहते हैं फील्ड सर्किट. इसे क्या कहते हैं, फील्ड सर्किट. और इसकी कॉइल्स हैं उसके पास, इसके थ्रू हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि आर्मेचर को कट करती है, और वो जो फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज थ्रू अ पोल फ्लक्स, 5P प्रोड्यूस होता है. चूंकि ये सेपरेट हमारे पास वो है सोर्स प्रोवाइडिंग, इस मेन जो सर्किट है, इस सर्किट का मेन हिस्सा नहीं है बल्कि सेपरेट है. इट इज सेपरेटली प्रोवाइडिंग अ फील्ड टू द आर्मेचर. दैट्स व्हाई दिस generator is called as the separately excited DC shunt generator. And shunt, why? Because the field circuit is placed in parallel with the armature. The field circuit is placed in parallel with the armature. It is called as a DC shunt generator. ठीक हो गया. अब क्या करता है, हमारे पास इससे वोल्टेज प्रोड्यूस होती है बैटरी से, करंट वेरिएशन प्रोड्यूस होती है रियोस्टेट के थ्रू, और हमारे पास जो है वो करंट को लिमिट करने के लिए फील्ड रेजिस्टेंस RF होता है. उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है जी, द करंट इन द फील्ड IF प्रोड्यूस होता है. वो IF क्या प्रोड्यूस करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है 5P. वो 5P क्या करती है, कट करती है रोटेटिंग सेक्शन. द फील्ड इज यूनिफॉर्म, 5P, द फील्ड इज यूनिफॉर्म, द कंडक्टर इज फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड द कंडक्टर इज मूविंग विद अ सर्टेन velocity, or the current conductor is rotating with a certain velocity through prime mover. तो यहाँ पे क्या होगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई, तो ईएमएफ EA इंड्यूस हो जाएगी थ्रू 5P, और इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो, करंट IA, वो IA हमारे पास DC की शक्ल में यहाँ पे लोड पे अकर होगा. तो यहाँ पर भी ऊपर समझ लें कि ब्रश है ऊपर लगा हुआ है, यहाँ भी नीचे ब्रश लगा हुआ है, और वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म जनरेटर होता है, मैकेनिज्म सारा AC हो रहा है अंदर, लेकिन ये आउटपुट पे यहाँ पर और यहाँ पे ये DC प्रोवाइड करता है, वो RA DC करंट फ्लो करता है RA से, और वो आगे लोड के क्रॉस होता है.
प्रोड्यूस होता है। सो फाई हमने पढ़ा था एसी के अंदर जो मैकेनिज्म है, फाई इज इक्वल टू एफ बाय एस, याद होगा आपको पिछले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था आर भी लिख सकते हैं इटैलिक एस भी लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू एफ बाय एस, तो व्हाट इज एफ? एफ इज इक्वल टू एन आई। सो फील्ड सर्किट में क्या होगा? एन एफ आई एफ डिवाइडेड बाय एस इज द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, फाई पी इज द फ्लक्स ऑफ द पोल्स। ठीक है जी। आगे हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, अभी मैंने बताया था 10-12 के अंदर इक्वेशन पढ़ी थी। 10-12 के अंदर क्या इक्वेशन पढ़ी थी? ई ए इज इक्वल टू एन फाई पी, ये फाई पी, ई ए इज इक्वल टू एन फाई पी के जी। तो फाई की वैल्यू यहां से उठाएं 10-13 से इसमें पुट करेंगे तो एन इंटू एन एफ आई एफ के जी बाई एस, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ गई विद रेस्पेक्ट टू दी पोल फ्लक्स भी निकाल दिया। फील्ड सर्किट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? आई एफ इज इक्वल टू ई बैटरी, आई इज इक्वल टू ई बाय आर, ठीक है, या आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आर एफ प्लस आर रियोस्टेट। ठीक हो गया जी। सेम वेरी सिंपल एग्जांपल, आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। डिटरमिन द रियोस्टेट सेटिंग रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई पता है हमारे पास, ठीक है जी। 290 है हमारे पास, द बैटरी वोल्टेज इज 240, बैटरी की 240 वोल्टेज है। ठीक है जी। हमारे पास कहता है कि अज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग आर ए एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट आर एफ। आर ए ये है 0.014, आर एफ इतना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड दैट आर मैग्नेटाइजिंग कर्व इज वन शोन इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व की जरूरत नहीं है, वैल्यू आपके पास गिवन होगी। ठीक है जी। डिटरमिन द रियोस्टेट सेटिंग रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंड्यूस्ड ईएमएफ 290 चाहिए, 290 के लिए हमें वैल्यू चाहिए, नहीं पता हमें। द बैटरी वोल्टेज जो गिवन है 240 है और सर्किट डायग्राम आपके पास कह रहा है कि ये वाली सर्किट डायग्राम है। तो इससे आपने क्या निकालना है? इससे आपने फील्ड सर्किट का करंट निकालेंगे, आई एफ इज इक्वल टू ई बैटरी डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर रियोस्टेट। तो ई बैटरी डिवाइडेड बाय, इससे आपने क्या चीज निकाली है? डिटरमिन द रियोस्टेट सेटिंग। सो आर रियोस्टेट की वैल्यू नहीं पता, 240 बैटरी की पुट करके डिवाइडेड बाय सारी वैल्यूज निकाल के 16.57 आएंगे। इस वैल्यूज की जो भी गिवन होगी वो आपके पेपर में गिवन होगी। ठीक है। आगे है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू 100%, चाहे स्पीड रेगुलेशन हो चाहे वोल्टेज रेगुलेशन हो। नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड। ठीक है जी। नो लोड निकालनी है तो नो लोड भी निकाल लेंगे, डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। आपके पास सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। इफ द वोल्टेज रेगुलेशन इज 2.3%, 2.3 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा तो 0.023 आ जाएगा। ठीक हो गया। जनरेटर टू मोटर ट्रांजिशन, मोटर जनरेटर मशीन है, डीसी मशीन जनरेटर टू मोटर भी हो सकती है और मोटर टू जनरेटर भी हो सकती है। तो हमने ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने एसी के अंदर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। ये आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं। 10.10 हमारे पास है जी, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। वहां पर हम कहते थे कि फेज सीक्वेंस को रिवर्स करो, यहाँ पे दो टर्मिनल्स की पोलैरिटी को रिवर्स करो। मे बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग ईदर द करंट इन द आर्मेचर और पोलैरिटी ऑफ द फील्ड। पोलैरिटी ऑफ द फील्ड को रिवर्स कर दिया, जो पोल फ्लक्स की थी तो एकदम डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, या आर्मेचर के अंदर जो करंट पैदा हो रहा है इसके पोलैरिटी को हमने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा? डायरेक्शन खुद ब खुद जो है वो रिवर्स होगी। डेवलप टॉर्क, टॉर्क का फिनोमेना जो हमने पढ़ा, ठीक है जी, वो उसकी वही बातें हैं जो हम पहले कर चुके हैं कि दो टॉर्क पैदा होंगी इसके अंदर, डीसी मोटर के अंदर, डीसी मशीन के अंदर। एक होती है डेवलप टॉर्क, ठीक हो गया, टीडी, और एक होती है इंटरनल, एक होती है लोड टॉर्क, जब लोड अप्लाई होगा। तो डेवलप टॉर्क और लोड टॉर्क, जब डेवलप टॉर्क ग्रेटर देन लोड टॉर्क होगी तो मशीन विल एक्सेलरेट होगी। ठीक है। फिर डेवलप टॉर्क इज लेस देन द लोड टॉर्क, मशीन डी एक्सेलरेट करेगी। और जब लोडेड केस के साथ अगर डेवलप टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल है तो उसका मतलब मशीन जो है वो अपनी रेटेड स्पीड के साथ स्टेडी स्टेट कंडीशंस के अंदर है। ठीक है। डेवलप टॉर्क का जो फार्मूला है ऑफ अ बेसिक डीसी मोटर, दैट टीडी इज इक्वल टू बीपी, दैट इज द flux density of the poles, flux density, B is the flux density of the poles, IA is the armature current, Km is the machine constant। लेकिन ये जो BP है, BP is directly proportional to phi P, BP is directly proportional to the phi P, phi is equal to B dot A, so B is directly proportional to phi, so BP is directly proportional to phi P। तो अगर ये मैं BP की जगह पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा? TD is equal to phi B या phi P
5PIA 5P P लगा दे ज़्यादा बेहतर है, B इसने लगा दिए वैसे ही 5PIA, साथ Km इज द मशीन कांस्टेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास डेवलप टॉर्क का फार्मूला आ जाएगा। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो डेवलप टॉर्क बढ़ेगी, आर्मेचर करंट कम होगा डेवलप टॉर्क कम होगी। और 5P पोल फ्लक्स भी कम होंगे, डेवलप टॉर्क भी कम होगा। पोल फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा तो डेवलप टॉर्क भी ज्यादा हो जाएगा। आगे है हमारे पास बेसिक डीसी मोटर। ये कौन सी बेसिक डीसी मोटर है जिसका फिनोमेना हमारे पास है, ये सिंपल डीसी मोटर है। ये हमारे पास बेसिक डीसी मोटर है, वही जो फिनोमेना पीछे बताया गया है। मोटर है तो मोटर में क्या होगा, इनपुट इज इलेक्ट्रिकल, इनपुट इज इलेक्ट्रिकल, द आउटपुट इज मैकेनिकल रोटेशन, द आउटपुट इज मैकेनिकल, दैट इज रोटेशन। वही फिनोमेनाज है, वही होगी व्हेन अ फोर्स एक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्ट्स अपॉन एक पे नीचे और एक में ऊपर, तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और डीसी मोटर विल वर्क। ठीक है जी, इक्वेशन विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, N5P kg E is equal to, ये हमारे पास कौन सी मोटर है, हमने आर्मेचर के क्रॉस पैरेलल फील्ड प्रोवाइड की है, पैरेलल फील्ड प्रोवाइड की है, दैट इज कॉल्ड द शंट फील्ड। तो हमारे पास डीसी मोटर है तो इस मोटर का क्या नाम बना, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। तो फील्ड को लिमिट करने के लिए रेजिस्टर हमारे पास है RF, फील्ड रेजिस्टर कहेंगे, और आर्मेचर के साथ हमारे पास लिमिट करने के लिए है आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। तो हम डीसी फिनोमेना, मोटर का फिनोमेना, इनपुट हमने सप्लाई की है टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट, वो है VT। VT क्या प्रोवाइड कर दी, टोटल करंट IT। IT इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन इज फ्लोइंग थ्रू द फील्ड कॉइल्स IF, वन इज फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर IA। ये IF इसमें से फील्ड प्रोड्यूस करता है इसमें से, और ये क्या करता है, आर्मेचर के अंदर को कट करता है 5P, और ये IA फ्लो करता है आर्मेचर के अक्रॉस। ठीक है जी, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ फील्ड, फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, जब फोर्स एक्ट करेगी तो टॉर्क पैदा होगी, टॉर्क होगी तो रोटेशन होगी, तो रोटेशन से आगे मैकेनिकल लोड होगा। यहाँ पे लोड मैकेनिकल होगा क्योंकि डीसी मोटर है, मैकेनिकल लोड होगा। तो ये हमारे पास कौन सी मोटर है, बेसिकली डीसी शंट मोटर है, डीसी बेसिक डीसी शंट मोटर। ठीक है जी, अच्छा आगे हम इसमें से जो रिलेशन निकाल रहे हैं, KVL लगाया, VT इज इक्वल टू IARA प्लस EA, EA इज टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है तो VT इज इक्वल टू IARA प्लस EA। आर्मेचर सर्किट के क्रॉस KVL है, KVL अक्रॉस द आर्मेचर सर्किट, सो VT इज इक्वल टू IARA प्लस EA एंड IA इज इक्वल टू VT माइनस EA डिवाइडेड बाय RA। ठीक हो गया, एक तो ये बात। फिर वो जो बेसिक फार्मूला हमारे पास 10-12 में हमने पढ़ा कि कौन सा फार्मूला, EA इज इक्वल टू N5P kg, सो N इज इक्वल टू EA बाय 5P, और 5P जीरो नहीं होता, इनफिनाइट कभी भी स्पीड नहीं होती, यहां तक लिमिटेशन है इसकी, ये बात यहां पे डिस्कस की हुई है। ठीक है, आगे हमारे पास है एग्जांपल 10.4। ठीक है जी, 10.4 है, 240 वोल्ट 20 हॉर्स पावर मोटर है। ठीक हो गया, 850 RPM शंट मोटर है, इसका मतलब है बेसिक डीसी शंट मोटर। जब बेसिक डीसी शंट मोटर है तो सबसे पहले इसका सर्किट बनाएंगे, सर्किट बगैर डीसी की क्वेश्चंस हल नहीं होते, सर्किट बनानी पड़ेगी। 850 RPM शंट ड्रॉज 72 एम्पियर, ड्रॉज का मतलब है ये IT कितना है, 72 एम्पियर लाइन। व्हेन ऑपरेटिंग एट रेटेड कंडीशंस द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर RA एंड फील्ड RF R क्या होता है, 0.242 एंड 95.2 ओम। 95.2 इसका हुआ ओम हुआ इसका आर्मेचर एंड शंट फील्ड, ये आर्मेचर का होगा, ये शंट फील्ड का हो गया। डिटरमिन द परसेंट रिडक्शन, ये रिडक्शन है, परसेंट रिडक्शन कम हो रहा है इन फील्ड फ्लक्स 5P, कितना कम हो रहा है, डिवाइड चलेगा आगे, अगर इस्तेमाल हुआ डिवाइड आएगा। टू ऑब्टेन अ स्पीड ऑफ, पहले स्पीड इसकी कुछ और थी 850 थी, अब स्पीड 1650 RPM है। वाइल ड्राइंग एन आर्मेचर करंट ऑफ, ड्राइंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 50.4 एम्पियर। ठीक है जी, आपके पास आर्मेचर करंट जो था जब रिड्यूस हुआ, फील्ड रिड्यूस हुई तो आर्मेचर करंट 50.4 पे चला गया। इसका मतलब है जो आर्मेचर करंट पहले था वो 95.2
2 एम्पियर है, ये ज्यादा इस वजह से उसकी 95 पॉइंट नहीं सॉरी इसका जो आर्मेचर करंट है वो 50.4 एम्पियर पे गया जब आपके पास रिडक्शन हुई फील्ड फ्लक्स के अंदर। आईटी हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। इसका मतलब है आपको कौन सी इक्वेशन इसमें पुट करनी है जिससे आपके पास वैल्यूज आ जाए। वो आपसे पूछा है परसेंट रिडक्शन फील्ड 5P। तो 5P जहां पे इस्तेमाल होता है वो है आर्मेचर की वोल्टेज EA इज इक्वल टू N 5P kg। तो इसका मतलब है आपको EA चाहिए, तो EA रेटेड पे चाहिए और EA न्यू पे चाहिए, फिर आप डिवाइड करके आप निकाल लेंगे। EA1 VT माइनस IA1 RA ये निकाल लेंगे सिंपल। EA2 VT माइनस IA2 RA ये भी निकल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा IA1 और IA1 आपके पास कैसे आएगा, थ्रू के मैंने बताया KCL। IT इज इक्वल टू IF प्लस IA, IA इज इक्वल टू IT माइनस IF। तो 1 के लिए 1 आउटपुट कर लेंगे तो ये आपके पास IA1 आ जाएगा और IA2 तो आर्मेचर करंट 50.4 पे था तो ये 50.4 जो है आप इसमें पुट करेंगे, 50.4 इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 2 EA1 और EA2 आ जाएगा। फिर आप डिवाइड के साथ वही जो मैंने आपको समझाया है सारा आपके पास आ जाएगा आंसर। 5P2 इज इक्वल टू 0.52585P1, ठीक है जी। अब यहां तक आपका आंसर बिल्कुल 10 में से 9 मार्क्स है। अब वो कहता है कि रिडक्शन कितनी हुई, तो आपके पास जो वैल्यू आई है फॉर एग्जांपल वो आई है 52.58% 5P1। तो इसका मतलब रिडक्शन कितनी हुई, तो 100 में से 52.58 को माइनस कर लेंगे तो 47.4% आ जाएगा। ये आसान तरीका है और ये इसने क्या किया हुआ है, नो लोड फुल लोड नो लोड के साथ किया हुआ। ये जरा कंफ्यूजिंग कर लेगा आपके लिए, आसान आपके लिए शॉर्टकट ही है कि 100 से इसको माइनस कर लेंगे या इसको 100 में से माइनस कर लेंगे तो माइनस 47.4% आ जाएगा। डायनेमिक बिहेवियर व्हेन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ अ DC मोटर, वो ये सारी बातें स्टेडी स्टेट ग्रेटर देन लेस देन ये मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, ठीक है। स्पीड रेगुलेशन नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड इंटू 100% स्पीड रेगुलेशन भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कर्व्स हम थोड़ा से समझते हैं, कर्व से हमें बड़ा फायदा होगा। ये पूरा मैकेनिज्म DC मोटर का, DC शंट मोटर का, व्हेन कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड टू द शाफ्ट, यानी कि जब लोड अप्लाई होगा तो उस वक्त DC मोटर के अंदर क्या क्या डायनामिक चेंजेस आएंगी, इसको नोट करने की जरूरत है। ये हमारे पास कौन सी मोटर बनी हुई है, बेसिक DC शंट मोटर, ठीक है जी। सारा मैकेनिज्म वही हो रहा है। यहाँ पे क्लच है जो लोड अप्लाई करता है मैकेनिकल, तो होता है। हम ये देख रहे हैं कि आप ये देख लें कि 0 यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ, अज्यूम करें 0 टू T1, 0 टू टाइम T1 हमारे पास सारी स्टेडी स्टेट वैल्यूज है, कोई चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब शायद लोड पुराना ही लगा हुआ है या नो लोड पे है, कुछ वैल्यूज हैं तो सारी वैल्यू स्टेडी स्टेट पे है। N भी स्टेडी स्टेट पे है, EA भी स्टेडी स्टेट पे है, IA भी स्टेडी स्टेट पे है और TD भी स्टेडी स्टेट पे है। अचानक T1 पे हमने लोड अप्लाई किया, T1 पे हमने क्या किया, लोड अप्लाई किया। जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे यहां पे तो एकदम जैसे ही लोड पुट होगा आर्मेचर पे तो रोटेटिंग सेक्शन था उस पर लोड अप्लाई हुआ मैकेनिकल, तो स्पीड कम हो जाएगी। यहां पे आप देख रहे हैं स्पीड के अंदर रिडक्शन आई। जैसी स्पीड के अंदर रिडक्शन आएगी तो N EA इज इक्वल टू N 5P kg है, ये देख लें EA इज इक्वल टू N 5P kg और N EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब है N कम हुआ तो EA भी कम हो जाएगा। तो आप ये देख लें 2 में N भी 2 में क्या हो रहा है, 2 मार्कअप में क्या हो रहा है कि EA की स्पीड जो है वो कम हो रही है। अब EA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IA, यानी कि वोल्टेज कम होगी करंट बढ़ेगा, बिकॉज पावर रिमेन्स कांस्टेंट। करंट बढ़ेगा EA कम हो जाएगी, तो यहां पे क्या हुआ, EA कम हुई तो IA ऑटोमेटिकली 3 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब IA बढ़ेगा तो IA और टॉर्क आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, IA और टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशन है। करंट बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगी, तो यहाँ पे करंट बढ़ा है 3 में तो टॉर्क 4 में बढ़ जाएगी। और आप ये देख रहे हैं कि T2 पे जाके सारे स्टेडी स्टेट जा रहे हैं, आगे इस तरह स्टेडी स्टेट जाएंगे, स्टेडी स्टेट सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि लोड अप्लाई हुआ है तो स्पीड के अंदर रिडक्शन आई, EA की रिडक्शन आई। तो EA रिडक्शन की वजह से IA बढ़ा, क्योंकि उसने लोड को मैनेज करना है, लोड को कंट्रोल करना है, लोड को हैंडल करना है और लोड को अपनी रेटेड कंडीशंस के अंदर उसको उसके एप्लीकेशन को रन करना है, जिसकी वजह से करंट बढ़ा आर्मेचर का और टॉर्क भी बढ़ गई ताकि उसको वो मीट करे।
आगे है हमारे पास एग्जांपल 10.5 स्पीड रेगुलेशन मांग रहा है नो लोड स्पीड, तो नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड, वहां से आप निकाल लेंगे नो लोड स्पीड। आपके पास जो है वो स्पीड रेगुलेशन गिवन होगी। यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन हैज अ स्पीड रेगुलेशन ऑफ 4.0%, 0.04 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक हो गया, इसकी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम वो करते हैं अपना कंसिडर नहीं करते। आर्मेचर रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने आपको याद होगा एसी के अंदर मैंने बेसिकली ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस ये सारी की सारी बातें वहां पर हमने एक्सप्लेन की हैं। तो डीसी के अंदर बार बार वो चीज नहीं, क्योंकि असल तो मैकेनिज्म हमने एसी का आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक हो गया। दूसरी वाइंडिंग्स हमारे पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स होती हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है इंटरपोल और कम्यूटेटिंग वाइंडिंग्स, और दूसरी होती है कम पोल वाइंडिंग, जिसे कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स। ठीक है जी, ये आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट्स को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग, वेरी शॉर्टकट। इंटरपोल्स स्पार्किंग को ब्रशेस के साथ डैम्प आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है इंटरपोल वाइंडिंग्स, और कम्यूटेटिंग वाइंडिंग जिसे कहते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सी होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स डीसी के अंदर। इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या मतलब होता है कि आर्मेचर रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट्स होते हैं उसको लिमिट करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स होती हैं। ये लिखा हुआ है कि द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज कंडक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर एंड एसेंशियली एलिमिनेटिंग द आर्मेचर रिएक्शन बाय सेटिंग अप एन एमएमएफ फील्ड प्रोड्यूस करता है दैट इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द आर्मेचर एमएमएफ। तो इसका ये बड़ा काम है कंपनसेटिंग। या अभी हम जो पढ़ेंगे कंप्लीट equivalent circuit of a separately excited DC shunt generator, इसमें इंटरपोल भी कंसिडर करेंगे और कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी कंसिडर करेंगे। ये आप देख लें, वही सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ाया था वही है। फर्क क्या है कि आर्मेचर के साथ दो वाइंडिंग्स एक्स्ट्रा आ गई, एक होगी इंटरपोल स्पार्किंग एट द ब्रशेस को कम करने के लिए, और दूसरी हो गई कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आर्मेचर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस लेंगे तो एक उसकी अपनी आ जाएगी आर्मेचर की, और एक एक्स्ट्रा आ जाएगी RIP और एक RCW। इसको यहां पे एक्सप्लेन किया गया, आप देख लें जरा सा कि टोटल आर्मेचर सर्किट, टोटल RAT, जिसे RAT कह सकते हैं, टोटल आर्मेचर की रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर्मेचर की अपनी ओरिजिनल प्लस RIP इंटरपोल की प्लस RCW कंपनसेटिंग की। तो इसका मतलब ये कि जब EMF इक्वेशन लिखेंगे KVL की तो हमारे पास क्या आएगा, EA सेम, VD टर्मिनल वोल्टेज सेम, IA लेकिन ये RA सिंपल RA नहीं है, अब इसमें इंटरपोल भी कंपनसेटिंग है। तो ये सब का क्या है, सम है, अल्जबराइक सम है। अल्जबराइक क्या है, सम है। RA RIP और RCW को यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। EA हमारे पास का मतलब है, क्योंकि ये जनरेटर है, EA इज द आउटपुट, EA इज द आउटपुट। जनरेटर है DC बेसिक DC शंट जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड, तो EA इज द आउटपुट, VT इज द इनपुट, प्लस दिस इज द लॉस IARAT। ये देख लें आप, ये हमारे पास ये आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, इनपुट ये है हमारे प्लस, और लॉस जो होता है वो IARAT। ठीक है जी, ये हमारे पास। अब क्वेश्चन है 10.6। इस 10.6 में पिछले क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गई हैं। ये RA की ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है उसने, RIP एक्स्ट्रा दे दी, RCW कंपनसेटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, आंखें बंद करके सबको प्लस कर देंगे। RAT is equal to this one plus this one plus this one that is equal to 0.15। सबसे पहले ये तो अलग है, ये फील्ड सर्किट का, इसके साथ नहीं छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, डिटरमिन द इंड्यूस्ड EMF, इसका मतलब है EA नहीं पता। अब EA नहीं पता, इक्वेशन किसकी लगानी है, सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर। तो सबसे पहले DC शंट जनरेटर की इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे जो अभी आपने देखी है, उसके बाद उसकी इक्वेशन लिखेंगे, अननोन्स निकाल के वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारे पास EA is equal to output that is input is VT plus loss IARAT टोटल। अब हमारे पास क्या चीज नहीं पता इसमें हमारे पास VT पता है, पावर रेटेड क्या है 25 किलोवाट, 250 वोल्ट, ये 250 वोल्ट हमारे पास VT है, एंड 1450 RPM फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक हो गया। आर्मेचर करंट पता है, आर्मेचर करंट नहीं पता तो पावर पता है। ठीक है जी, IA is equal to P by VT, so P is equal to VI, ये फॉर्मूला है, P is equal to VI, पावर रिमेन्स कांस्टेंट, सो IA is equal to P divided by VT। यहां से आर्मेचर करंट निकाल के इससे सॉल्व कर लेंगे। अब मोटर आ गई, वही क्या हो गई, इंटरपोल
इंटरपोल कंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ, पहले बगैर था अब साथ, क्या, डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर में क्या फर्क हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। मोटर जनरेटर में मैंने शुरू से यही बात बता रहा हूं कि फर्क क्या आएगा, माइनस और प्लस का आएगा। तो हमारे पास ईए के साथ क्या था, ऊपर ईए के साथ प्लस था जब ये जनरेटर था, अब ईए के साथ माइनस आया जब ये क्या मोटर बन गई, मोटर माइनस प्लस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट्स, इस वजह से आता है। बाकी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन आसान तरीका ये है कि सर्किट डायग्राम बना लेंगे, उससे क्वेश्चन आपके साथ आसानी से हल होगा। ये देखें वही चीज दी हुई है, लेकिन अब मोटर के लिहाज से आपसे पूछ रहा है तो आप मोटर के लिहाज से इसकी वैल्यूज माइनस के साथ निकाल लेंगे। ठीक हो गया हमारे पास। आगे है जी स्पीड रेगुलेशन फॉर अ डीसी शंट मोटर। स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ डीसी शंट मोटर मैंने सारी बताई है, बेस सारी चीजें पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पे फिर आपको बता देता हूं। बेस स्पीड is the rated speed. The base speed of a DC motor is its nameplate value is the speed obtained at rated voltage, maximum speed, rated voltage, rated shaft load, rated operating temperature with no added resistance in series with armature. Maximum जितनी भी speed है loading के साथ, that is called the base speed. To accelerate a machine above its base speed, the developed torque must be made greater than the load torque on the shaft plus the windage and the friction loss. ये कम ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको बेस स्पीड से ऊपर लेके जाना पड़ता है अगर एप्लीकेशन इसकी में करंट की डिमांड इंक्रीज कर जाए, तो उस केस में फिर इसके बाद रेजिस्टेंस की भी वैल्यू इतनी एडिड होती है जो कि करंट को लिमिट करे ताकि डैमेज ना हो इलेक्ट्रिकल सर्किट को। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है। फिर हमारे पास ये यहां से हम इंशाल्लाह स्टॉप करते हैं। एग्जाम्पल 10.8 को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। 10.8 और 10.9 हम कंटिन्यू करेंगे और 10.23 को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको एंड करेंगे इंशाल्लाह।